डिवाइड कर रखा है। फर्स्ट है नॉर्मल ऑक्साइड, सेकंड है पॉली ऑक्साइड। नॉर्मल ऑक्साइड और पॉली ऑक्साइड। और पॉली ऑक्साइड को फर्दर हमने 4-5 पार्ट में डिवाइड किया है। नॉर्मल ऑक्साइड में पहले आप लिखिएगा नॉर्मल ऑक्साइड में लिखिए ऑक्साइड्स कंटेनिंग ऑक्सीजन, oxides containing oxygen according to normal oxidation number. According to normal oxidation number. Example: H2O, MgO, Al2O3. अब नेक्स्ट इसके बाद पॉली ऑक्साइड, इसमें लिखिए these contain more oxygen than normal oxidation number. These contain more oxygen than normal oxidation number. और इसमें A है peroxides, peroxides. They contain O2 2- ion. They contain O2 2- ion. They produce hydrogen peroxide. They produce hydrogen peroxide with dilute acid. With dilute acid. And oxygen with concentrated acid. And oxygen with concentrated acid. Example: BaO2, Na2O2. BaO2, Na2O2. Next, second है superoxide. ये है superoxides. They contain O2- ion. They contain O2- ion next point here. With water, they give hydrogen peroxide and oxygen. With water, they give hydrogen peroxide and oxygen. Example: KO2. KO2. Next C है dioxides. C है dioxides. इसमें लिखिए they give chlorine with concentrate HCl. They give
chlorine with concentrate HCl and oxygen with concentrate H2SO4 and oxygen with concentrate H2SO4. Example, MnO2, PbO2. नेक्स्ट डी है सब ऑक्साइड। नेक्स्ट डी है सब ऑक्साइड्स। दे कंटेन lower percentage of oxygen. They contain lower percentage of oxygen. Example, N2O, C3O2. N2O and C3O2. देखिए जरा, ये जो C3O2 है, इसका स्ट्रक्चर कैसा होता है कि इधर बना के देते हैं आपको। O double one C double one C double one C double one O C3O2। इसमें देखिए क्वेश्चन बनते हैं, हाउ मेनी सिग्मा एंड पाई बॉन्ड, 1 2 3 4 सिग्मा एंड 4 पाई बॉन्ड। कार्बन एटम का हाइब्रिडाइजेशन sp, ये सब नोट कर लीजिए। 4 सिग्मा 4 पाई बॉन्ड, कार्बन एटम का हाइब्रिडाइजेशन sp, स्ट्रक्चर इज लीनियर। ऑक्सीजन का हाइब्रिडाइजेशन sp2, स्ट्रक्चर इज लीनियर। नेक्स्ट है मिक्स्ड ऑक्साइड। Next time, mixed oxide. They are formed by the combination of. They are formed by the combination of two simple oxides. Two simple oxides. Example: red lead. Pb3O4। रेड लेड का फार्मूला होता है Pb3O4। दो सिंपल ऑक्साइड से मिलकर बनता है, एक होता है PbO2 प्लस 2 PbO, PbO2 प्लस 2 PbO, इनसे मिलकर बनता है Pb3O4। नेक्स्ट सेकंड एग्जांपल है Fe3O4। इसी का सेकंड एग्जांपल है Fe3O4। ये किससे मिलके बनता है? देखिए इसमें होता है FeO और Fe2O3। Fe2O3 प्लस FeO से बनता है Fe3O4। तो Pb3O4 और Fe3O4 ये दोनों मिक्स्ड ऑक्साइड हैं और ये दो सिंपल ऑक्साइड से मिलके बनते हैं। अच्छे से नोट कर लीजिए। जल्दी से नोट करिए, वेरी इंपॉर्टेंट है। नोट कर लिया बेटा? नेक्स्ट देखिए, इसी ऑक्साइड्स का क्लासिफिकेशन ऑन द बेसिस ऑफ केमिकल बिहेवियर। इसी ऑक्साइड्स का क्लासिफिकेशन ऑन द बेसिस ऑफ केमिकल बिहेवियर।
वेरी इंपॉर्टेंट है। फर्स्ट हेडिंग है एसिडिक ऑक्साइड। फर्दर क्लासिफाइड किया गया है अकॉर्डिंग टू द एसिडिक बिहेवियर ऑक्साइड्स को क्लासिफाइड किया गया है। नेक्स्ट इसमें फर्स्ट हेडिंग है एसिडिक ऑक्साइड। इसमें लिखिए द ऑक्साइड्स ऑफ नॉन मेटल्स which give acid when dissolved in water, which give acid when dissolved in water. It's called acidic oxides. Example CO2, NO2, CO2, NO2, P2O5, SO2, SO3, and Cl2O7. Cl2O7 मोस्ट एसिडिक ऑक्साइड होता है। ये बात नोट कर लीजिए। ये सभी नॉन मेटल्स के ऑक्साइड हैं, एसिडिक होते हैं। Cl2O7 इनमें से मोस्ट एसिडिक ऑक्साइड है ऑल द ऑक्साइड। डिजॉल्व इन वाटर दे गिव एसिड। जैसे देखिए CO2 को हमने एक एग्जाम्पल लिए वाला, CO2 को H2O में डिजॉल्व किया, H2CO3 कार्बोनिक एसिड, H2CO3 कार्बोनिक एसिड मिला। नेक्स्ट सेकेंड हेडिंग है बेसिक ऑक्साइड्स। सेकेंड हेडिंग है बेसिक ऑक्साइड्स। इसमें लिखिए देखिए ये दो पार्ट में क्लासिफाइड किया गया है, आयनिक इन नेचर एंड कोवेलेंट इन नेचर। बेसिक ऑक्साइड तो ए हेडिंग है। आयनिक इन नेचर, आयनिक इन नेचर में क्या होता है? ऑक्साइड्स ऑफ S block metals are ionic in nature. Oxides of S block metals are ionic in nature. Example: Na2O, CaO, BaO. Na2O, CaO, BaO, oxides of S block metals are ionic in nature. Look here. In water, they give basic solution. In water, they give basic solution. Na2O इसका एक एग्जाम्पल हमने ले लिया, Na2O प्लस H2O एरो NaOH। देखिए ये वाटर में डिजॉल्व किया तो बेसिक सोल्यूशन दिया, और ये 2 लगा लीजिए। वो इसमें 2 लगाइए तो भी बैलेंस हो रहा है। हो गया बैलेंस। दे गिव बेसिक सॉल्यूशन विद वाटर। Na2O का वाटर के साथ रिएक्शन किया और बेसिक सॉल्यूशन NaOH दे दिया। इसका बी है कोवेलेंट ऑक्साइड्स, कोवेलेंट इन नेचर। बी है
कोवेलेंट इन नेचर। देखिए ऑक्साइड्स ऑफ क्लियर देखा लेकर क्लियर आ रहा ऑक्साइड्स ऑफ transition metals are covalent in nature. Oxides of transition metals are covalent in nature. They are insoluble in water. दोनों पॉइंट अंडरलाइन करिए। कोवेलेंट नेचर के ऑक्साइड इंसॉल्युबल होते हैं, एनिक नेचर के ऑक्साइड सॉल्युबल होते हैं। इस बात को अंडरलाइन करिए। They are insoluble in water. Example: CuO, FeO, CuO. Example: CuO, FeO. CuO and FeO. नेक्स्ट थर्ड है एम्फोटेरिक ऑक्साइड। Amphoteric oxides. The oxides which react with both acid and alkalis. The oxide which react with both acid and alkalis are known as amphoteric oxides. Known as amphoteric oxides. Example: ZnOAl2O3 SnO. ZnOAl2O3 SnO. देखिए इसमें से हम एक एग्जाम्पल ले लेते हैं ZnO का। ध्यान से देखिए, ये वाला क्वेश्चन IIT 2017 में आया था। ZnO को अगर हमने 2NaOH के साथ रिएक्ट कराया तो यहाँ पर ये बेस के साथ रिएक्ट किया और ये एक्ट एज एसिड। यहाँ पर ZnO एक्ट एज एसिड की तरह वर्क कर रहा है और इसने बेस के साथ रिएक्ट किया Na2ZnO2 प्लस H2। ZnO ने NaOH बेस है, इसके साथ रिएक्ट किया तो सॉल्ट प्लस वाटर बनाया। इसका मतलब है ZnO एक्ट एज एसिड। यही चीज ZnO ने हाइड्रोक्लोरिक एसिड के साथ रिएक्ट किया। हाइड्रोक्लोरिक एसिड क्या है? एसिड है। तो ZnO ने यहाँ पर एक्ट एज बेस, यहाँ पर बेस की तरह एक्ट किया है और ZnCl2 प्लस H2O, ZnCl2 प्लस H2O, सॉल्ट प्लस वाटर, दोनों में ही सॉल्ट प्लस वाटर बना। तो फर्स्ट वाली रिएक्शन में ZnO एक्ट एज एसिड, सेकेंड वाली रिएक्शन में ZnO एक्ट एज बेस। वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, 2017 IIT में पूछा गया था। नोट करिए। इसके बाद नेक्स्ट फोर्थ हेडिंग है
न्यूट्रल ऑक्साइड। फोर्थ हेडिंग है न्यूट्रल ऑक्साइड। इसमें लिखिए such oxides do not react with such oxides do not react with acid or base. Do not react with acid or base. Example NO, N2O, CO, NO, N2O, CO, H2O, ये सब न्यूट्रल ऑक्साइड है। ये ना तो एसिड के साथ रिएक्ट करते हैं ना बेस के साथ रिएक्ट करते हैं। और ये 2014 में जेईई मेंस में क्वेश्चन आया था। इनमें से कौन सा न्यूट्रल ऑक्साइड है? एक ऑप्शन में NO रखा हुआ था, 2014 जेईई मेंस में आया था। इनमें से कौन सा न्यूट्रल ऑक्साइड है? एक ऑप्शन में NO रखा हुआ था। जल्दी से नोट करिए बेटा, ये आपके ऑक्साइड्स हो गए। दो टाइप से इनका क्लासिफिकेशन किया गया है और वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है। अच्छे से जल्दी फास्ट पूरा नोट कर लीजिए। नोट कर लिया? जल्दी से नोट करो। अब इसके बाद देखिए, इसको रफ कर देता हूं। तीन रिएक्शंस दे रहे हैं, चार रिएक्शंस वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट करके नोट कर लो। वेरी इंपॉर्टेंट रिएक्शंस हैं, तीन चार दे रहे हैं आपको, नोट कर लो। देखिए 4NH3 plus 5O2, फर्स्ट है 4NH3 plus 5O2 एरो, 4NH3 plus 5O2 एरो। एरो के ऊपर PT प्लेटिनम कैटालिस्ट और प्रोडक्ट में 4NO प्लस 6H2O। ये है ओस्टवाल्ड प्रोसेस। ये है ओस्टवाल्ड प्रोसेस। सेकंड रिएक्शन है 2SO2 प्लस O2 एरो। कैटालिस्ट है V2O5 2SO3 प्रोडक्ट बना। और ये है कांटेक्ट प्रोसेस, कांटेक्ट प्रोसेस। नेक्स्ट है थर्ड रिएक्शन है
4HCl plus O2, 4HCl plus O2, CuCl2, CuCl2, product है 2Cl2 plus 2H2O, 2Cl2 plus 2H2O, Deccan process, DEACON, Deccan process। तो ये 3 रिएक्शंस हैं, बहुत इंपॉर्टेंट हैं, कैसे भी पूछी जाती हैं। ये मोस्टली तो बीच में लाइन करके और एक तरफ लिखा होता है प्रोसेस के नेम, एक तरफ लिखा होता है कैटालिस्ट, किस प्रोसेस में कौन सा कैटालिस्ट यूज होता है, या फिर एक तरफ कैटालिस्ट एक तरफ प्रोडक्ट का नाम। देखिए ये रिएक्शन जो ओस्टवाल्ड प्रोसेस NO की प्रिपरेशन के लिए है, कॉन्टैक्ट प्रोसेस SO3 की प्रिपरेशन के लिए है, डिकन्स प्रोसेस Cl2 की प्रिपरेशन के लिए है। तो एक तरफ ये प्रोडक्ट और एक तरफ कैटालिस्ट, या एक तरफ प्रोसेस के नाम एक तरफ प्रोडक्ट, एक तरफ प्रोसेस के नाम एक तरफ कैटालिस्ट, किसी भी तरीके से ये क्वेश्चंस आते हैं। और वैसे जेईई मेंस में ये वाला प्रोसेस आया था 2017 में, उसमें एक तरफ कैटालिस्ट था एक तरफ प्रोसेस का नाम था। नोट कर लीजिए। यहाँ पर हम लिख सकते हैं रिएक्शन विद ऑक्सीजन, रिएक्शन विद ऑक्सीजन, ऑक्सीजन की रिएक्शन हो रही हैं। और एक पॉइंट लगा करके नीचे लिखिए, एक पॉइंट लगा के लिखिए, ऑक्सीजन एब्जॉर्ब बाय एल्कलाइन पायरोगैलॉल, ऑक्सीजन एब्जॉर्ब बाय एल्कलाइन पायरोगैलॉल, ऑक्सीजन एब्जॉर्ब बाय एल्कलाइन पायरोगैलॉल। नोट करिए। अब देखिए हम लोग सल्फर के बारे में पढ़ते हैं। सल्फर के बारे में हेडिंग डालिए सल्फर। देखिए ऑर्डिनरी सल्फरेज, ऑर्डिनरी सल्फरेज KLO, ordinary sulfurate KLO, insoluble in water, insoluble in water, but dissolved in CS2 carbon disulfide, comma C6H6 benzene and turpentine, TURPENTINE, turpentine। नोट किया। तो सल्फर क्या होता है, वाटर में इंसॉल्युबल, पॉइंट इंपॉर्टेंट है, सल्फर वाटर में इंसॉल्युबल, कार्बन डाइसल्फाइड बेंजीन टर्पेंटाइन में सॉल्युबल, ये पॉइंट इंपॉर्टेंट करो। नेक्स्ट एक पॉइंट लगा के लिखिए, सल्फ्यूरिक एसिड इज आल्सो नोन एज, सल्फ्यूरिक एसिड इज आल्सो नोन एज
oil of vitriol or king of chemicals. Sulfuric acid is also known as oil of vitriol or king of chemicals. नोट कर लीजिए। नेक्स्ट एक पॉइंट लगा के लिखिए, सल्फ्यूरिक एसिड एक्ट एज ए डिहाइड्रेटिंग एजेंट। Act as a dehydrating agent. C12H22O11 ये होता है कैन शुगर और ये सल्फ्यूरिक एसिड के साथ रिएक्शन करता है शुगर है तो ये 12C कार्बन को अलग कर देता है प्लस H2O निकाल देता है, डिहाइड्रेट कर दिया। तो देखिए ये कहलाता है शुगर चारकोल। ये शुगर चारकोल बन जाता है इसलिए यहाँ पर H2SO4 एक्ट एज ए डिहाइड्रेटिंग एजेंट। नेक्स्ट एक हेडिंग है H2SO4 रिएक्ट विद PCl5। इंपॉर्टेंट दोनों रिएक्शन है। PCl5 के साथ रिएक्शन करता है, यही कैसे H2SO4 SO2OH इसको ऐसे लिख सकते हैं PCl5 दो मोल लेंगे, इधर से OH निकल जाएगा SO2Cl प्लस P POCl3 प्लस HCl। POCl3 प्लस HCl यह है सल्फ्यूराइल क्लोराइड। सल्फ्यूराइल क्लोराइड वेरी इंपॉर्टेंट है, दोनों रिएक्शन है। और सल्फ्यूरिक एसिड ऑक्सीडाइजिंग एजेंट का भी काम करता है, ताकि आप जानते होंगे। एक्ट एज ऑक्सीडाइजिंग एजेंट की तरह काम करता है और सल्फोनेशन का भी काम करता है ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में। ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में ये सल्फोनेशन बेंजीन का सल्फोनेशन करते हैं, उसमें भी काम करता है।
नोट कर लिया, बस कर दूं। अब एक कंपाउंड है सोडियम थायोसल्फेट। सोडियम थायोसल्फेट इसको हम हाइपो के नाम से जानते हैं। सोडियम थायोसल्फेट हाइपो के नाम से जानते हैं। फार्मूला आता है Na2S2O3.5H2O, Na2S2O3.5H2O, Na2S2O3.5H2O सोडियम थायोसल्फेट हाइपो सॉल्यूशन है। इसको प्रिपेयर करते हैं Na2SO3 सोडियम सल्फाइड को बॉइलिंग विद सल्फर करते हैं। Na2SO3 सोडियम सल्फाइड बॉइलिंग विद सल्फर तो बन जाएगा Na2SO3 सोडियम सल्फाइड Na2S2O3 ये बन जाता है। नोट कर लीजिए जल्दी से। और ये बॉयल करते हैं, ये कहलाता है फ्लावर ऑफ सल्फर। और अब ये बॉयल करते हैं एब्सेंस ऑफ एयर में, एब्सेंस ऑफ एयर में। इट इज आल्सो कॉल्ड हाइपो सॉल्यूशन। अब इसकी प्रॉपर्टीज देखिए, इसकी प्रॉपर्टीज देखिए। फर्स्ट है कॉम्प्लेक्स फॉर्मेशन। फर्स्ट है प्रॉपर्टीज कॉम्प्लेक्स फॉर्मेशन। सिल्वर ब्रोमाइड या सिल्वर हैलाइड AgBr के साथ रिएक्शन कराते हैं प्लस Na2S2O3, ये AgBr है। Na3Ag कॉम्प्लेक्स कंपाउंड बनेगा S2O3 का होल ट्वाइस प्लस Ag Br के साथ रिएक्शन हुआ, Br बाहर निकल जाएगा, NaBr बाहर निकल गया, NaBr बाहर निकल गया। Na3AgS2O3 का होल ट्वाइस, ये कॉम्प्लेक्स कंपाउंड फॉर्म हुआ है। इसका नाम होता है सोडियम अर्जेंटो थायोसल्फेट, जो कि सॉल्युबल होता है सोडियम अर्जेंटो थायोसल्फेट, सॉल्युबल कॉम्प्लेक्स। ये एक सॉल्युबल कॉम्प्लेक्स है और इसका यूज हम फोटोग्राफी में करते हैं। इसका यूज हम फोटोग्राफी में करते हैं। नेक्स्ट हेडिंग डालिए यूजेस। इसका यूज क्या है? यूज क्या है लिखिए। It is used as an anti-clore agent. It is used as an anti-clore agent. Second point. Fixer in photography. Fixer in photography to remove excess AgBr.
Picture in photography to remove excess AGP, ये वाला. Next, third, in the metallurgy of extraction of Ag and Au. Third point, in the metallurgy of extraction of Ag and Au. गोल्ड और सिल्वर की मेट्रोलॉजी में एक्सट्रैक्शन में यूज करते हैं. इसी के साथ ये आपका ऑक्सीजन फैमिली पूरा फिनिश्ड हो गया और अब हम नया चैप्टर स्टार्ट करेंगे हाइड्रोजन फैमिली. ऑक्सीजन फैमिली फिनिश्ड हुआ. हाइड्रोजन फैमिली देखिए, इससे पहले आपने पढ़ा था कि नाइट्रोजन्स नाइट्रोजन फैमिली को कहते हैं. नाइट्रोजन्स मीन्स क्या होता है? फर्टिलाइजर फार्मिंग ग्रुप. क्या होता है? फर्टिलाइजर फार्मिंग ग्रुप. उसके बाद ऑक्सीजन फैमिली पढ़ा था, उसका मतलब क्या होता था? चाल्कोजेंस. चाल्कोजेंस मीन्स पोर फॉर्मिंग ग्रुप. अब आप पढ़ेंगे हैलोजन. हैलोजेंस मीन्स सॉल्ट फॉर्मिंग ग्रुप. इस फैमिली के एलिमेंट सॉल्ट फॉर्म करते हैं. आइए तो सबसे पहले देखते हैं इसमें क्या होता है. फ्लोरीन. फाइव 1s2 2s2 2p5 2 2 4 और 5 9 हो गए. यहाँ पर क्या बनेगा? 3s2 3p5. यहाँ पर क्या बनेगा? 4s2 4p5. यहाँ पर क्या बनेगा? 5s2 5p5. ये हो गया इनका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन. सभी का नोट करिए. ये सभी का इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन हुआ. और आप जानते हैं ये सभी एलिमेंट नॉन मेटल्स में आते हैं. ये सभी एलिमेंट नॉन मेटल्स में आते हैं. एक इलेक्ट्रॉन एक्सेप्ट करेंगे तो अपना ऑक्टेट कंप्लीट कर लेंगे. आज सीखा है. कोई क्वेश्चन पूछना है किसी को बेटा? कुछ अगर नहीं समझ में आया हो तो बताइए. तो हेडिंग हमने इम्पोर्टेंट बताई है, उनको आप लोगों ने इम्पोर्टेंट किया है कि नहीं?
बोलिए। कोई कुछ नहीं बोल रहा, तो कोई डाउट नहीं आज के लेक्चर में किसी को? सर पिछले किसी लेक्चर में अगर आपको कुछ पूछना है तो बताइए, घर पे किसी ने क्वेश्चंस किए होंगे, कोई डाउट्स आए होंगे तो बताइए। सर हाँ बेटा। सर ओजोन का भी कुछ पॉइंट है क्या? ओजोन में? हाँ सर, उसका प्रिपरेशन मेथड वगैरह। नहीं नहीं, ओजोन में इम्पोर्टेंट नहीं है कुछ भी इतना है। स्ट्रक्चर तो आप लोगों को ओजोन का पता ही होगा। स्ट्रक्चर पता है, देखिए इस तरीके से होता है। O पे डबल बॉन्ड और O पे सिंगल बॉन्ड माइनस प्लस, ये स्ट्रक्चर होता है ओजोन का। हाँ हाँ, और कुछ खास नहीं है ओजोन में। ऑक्सीजन से ओजोन और ओजोन से ऑक्सीजन बनाते हैं, ये बात आ रही समझ में आपको? देख लीजिएगा। हाँ 3O2 और 2O2, ये जरा आप लोग ध्यान से देखिए। टेक्निक दिख रही है, उल्टा दिख रहा होगा, है ना? नहीं सर, दिख रहा है, उल्टा दिख रहा है। नहीं हम सर, आपको सर बराबर दिख रहा है, बराबर बराबर दिख रहा है। सर, करेक्ट दिख रहा है। करेक्ट दिख रहा है अच्छा, सर। देखिए बेटा, इन दोनों में आप बताइए बेटा, इन दोनों में आप बताइए, दोनों रिएक्शनों में क्या डिफरेंस है? सभी लोग देखिए और बताइए। देखिए यहाँ पर ओजोन से ऑक्सीजन बनाया गया है, यहाँ पर ऑक्सीजन से ओजोन। आ रही बात समझ में? दो रिएक्शनें हैं। बोलते रहो बेटा, बोलते रहो, डिस्कशन कर रहे हैं हम लोग, पढ़ा नहीं रहे, डिस्कस कर रहे हैं। सर एक बार फिर से रिपीट करो ना, सुनाई नहीं दिया। हम कह रहे हैं फर्स्ट और सेकंड, ए और बी दो रिएक्शन दिख रही हैं। हाँ। फर्स्ट वाले में ओजोन से ऑक्सीजन बनाया गया है, हम्म। सेकंड वाले बी में ऑक्सीजन से ओजोन बनाया गया है। ऑक्सीजन से उसी का रिवर्स ओजोन। रिएक्शन है, हाँ। उसी का रिवर्स रिएक्शन लिख दिया है। अब देखिए, आप ये बताइए कौन सी रिएक्शन एक्सोथर्मिक, कौन से इंडोथर्मिक? तो इसके लिए ध्यान से समझ लो बेटा। इसके लिए देखिए, सबसे पहली बात है कि जो ऑक्सीजन होता है वो स्टेबल होता है। ऑक्सीजन होता है स्टेबल, कैसा? मोर स्टेबल। ओजोन होता है लेस स्टेबल। क्लियर? मोर स्टेबल और लेस स्टेबल। तो देखिए, मोर स्टेबल जो होता है उसकी एनर्जी कम होती है, और जो लेस स्टेबल होता है उसकी एनर्जी ज्यादा होती है। ये बात आई समझ में बेटा? हाँ सर। यस सर। ये मोर स्टेबल इसकी एनर्जी कम है, ये लेस स्टेबल इसकी एनर्जी ज्यादा है। क्लियर? तो देखिए, मोर स्टेबल से लेस स्टेबल में बदल रहा है, हाँ। लेस एनर्जी से मोर एनर्जी में बदल रहा है, तो एनर्जी एब्जॉर्ब करेगा। ये रिएक्शन कैसी होगी? और ये रिएक्शन कैसी होगी? एक्सोथर्मिक। ये लेस स्टेबल से मोर स्टेबल में बदल रहा है, और लेस स्टेबल की एनर्जी ज्यादा होती है, तो इसकी एनर्जी कम होती है, तो जितना एक्सेस में एनर्जी होगी वो एग्जिट कर देगा। ये रिएक्शन होगी एक्सोथर्मिक। ये बातें आई समझ में कि नहीं? यस जल्दी सर। बोलिए बेटा, सभी को ये बात समझ में आई? नोट कर लीजिए, जल्दी से नोट कर लीजिए।
और ये एक्सोथर्मिक एंडोथर्मिक कितना होगा? 284 किलो जूल पर मोल। कितना? ये निकालेगा 284 किलो जूल पर मोल एनर्जी निकालेगा। ये एंडोथर्मिक है, कितनी एनर्जी लेगा? 284 किलो जूल पर मोल लेगा। मतलब ये एनर्जी प्लस में होगी, ये एनर्जी माइनस में होगी। ये बात आई समझ में कि नहीं? नोट कर लीजिए, नोट कर लीजिए। और किसी को कोई प्रॉब्लम, एनी डाउट, एनी क्वेश्चंस आज के लेक्चर में या इससे पहले वाले लेक्चर में कुछ पूछना है? घर पे कोई क्वेश्चंस किए हैं, कोई डाउट है? नहीं है, कुछ भी नहीं किसी को? किसी को कोई डाउट नहीं? चलो फिर ठीक है, कोई प्रॉब्लम नहीं। ठीक है, करते हैं। ओके।